हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नन्हे टीचर पर। सो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 के पाठ 9 सजीव विशेषताएं आवास पार्ट 2 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट भी पढ़ा था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पठनीय बिंदु देख लेते हैं, जो कि आज हम सीखेंगे। नंबर 1 पे है आवास किसे कहते हैं। नंबर 2 पे है अनुकूलन किसे कहते हैं। नंबर 3 पे है जंतुओं में अनुकूलन। और नंबर 4 पे है पौधों में अनुकूलन। और नंबर 5 पे है इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर 1 बिंदु आवास किसे कहते हैं वह जान लेते हैं। सजीव जिस जगह या क्षेत्र में रहते हैं या पाए जाते हैं, उस क्षेत्र या जगह को आवास कहते हैं। दोस्तों, सजीव जिस जगह या क्षेत्र मतलब जो सजीव होते हैं वह जिस जगह या क्षेत्र मतलब उनके जो स्थान होता है वह वहाँ पर रहते हैं या पाए जाते हैं। मतलब जो हमारे तरह जीव जंतु होंगे वह तो रहते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वह पाए जाते हैं। तो वह जिस क्षेत्र पर मतलब जगह पर जो पाए जाते हैं या रहते हैं उसे ही हम आवास कहते हैं। अब दोस्तों, सजीव मतलब जो गति करते हैं, श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। तो जिस जगह या क्षेत्र पर यह पाए जाते हैं वह उन्हें आवास कहते हैं। अब है दोस्तों अनुकूलन। सजीव अपने आवासों में जीवित रहने के लिए अपने शरीर में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, जिन्हें हम अनुकूलन कहते हैं। दोस्तों, जो सजीव होते हैं वह अपने आवासों में जीवित रहने के लिए मतलब अपने आवास वातावरण में जिंदा रहने के लिए अपने शरीर में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, जिन्हें हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे दोस्तों, आप सबको मालूम है कि सभी स्थान एक जैसे नहीं होते हैं, सभी क्षेत्र एक जैसे नहीं होते। तो कोई क्षेत्र ज़्यादा ठंडे होते हैं, कोई ज़्यादा गर्म रहते हैं, या कोई ज़्यादा ठंडे भी नहीं रहते हैं और ज़्यादा गर्म भी नहीं रहते हैं, मतलब वो मध्यम होते हैं। तो वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वह अपने आप को जिंदा रखने या जीवित रहने के लिए अपने शरीर में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। तो जो वो परिवर्तन करते हैं अपने शरीर में उन्हें ही हम अनुकूलन कहते हैं। मतलब वो अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। अब दोस्तों, जंतुओं में अनुकूलन। सभी जगह अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अतः सभी जीवों में अनुकूलन भी अलग अलग पाए जाएंगे। जैसे दोस्तों, मैंने ऊपर पढ़ा था कि सभी अलग अलग जगह होती हैं। कहीं पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पर मध्यम रहते हैं। मतलब वहाँ पर ना ही तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी। तो वहाँ के जीव जंतुओं में अनुकूलन भी अलग अलग होगा। तो आज हम 5 प्रकार की जगहों के जीव जंतुओं में अनुकूलन पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे मरुस्थल में अनुकूलन। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे ठंडे प्रदेशों में अनुकूलन। और नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे जल में अनुकूलन। और नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे घास के मैदानों के जीवों में अनुकूलन। और नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे पहाड़ों पर रहने वाले जीवों में अनुकूलन। तो सबसे पहले हम जो मरुस्थल के जीव होते हैं उनमें किस प्रकार अनुकूलन होता है वह जान लेते हैं। रेत पर चलने के लिए ऊँट के पैर चौड़े व गद्दीदार होते हैं। जैसे दोस्तों, ऊँट को राजस्थान का जहाज कहते हैं। तो मतलब राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है, तो वहाँ पर जो रेत के टीले होते हैं वहाँ पर चलने के लिए ऊँट के पैर थोड़े चौड़े होते हैं और गद्दीदार होते हैं, ताकि वह रेत में आसानी से चल सके। चूहे सांप दिन की गर्मी से बचने के लिए बिलों में रहते हैं। दोस्तों, जो चूहे और सांप होते हैं वह दिन की गर्मी मतलब वहाँ पे दिन में अधिक गर्मी पड़ती है तो वह अपने बिलों में रहते हैं। मल ठोस व शुष्क होता है तथा मूत्र का निर्माण कम होता है। दोस्तों, जो ऊँट होता है उसका मल ठोस व शुष्क होता है और मूत्र का निर्माण कम होता है। और दोस्तों, ऊँट को पसीना भी कम आता है और वह रेत में आसानी से चल सकता है, क्योंकि उसके पैर चौड़ी और गद्दीदार होते हैं। अभी दोस्तों, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों में अनुकूलन। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की त्वचा मोटी होती है। दोस्तों, जो ठंडे प्रदेश में जीव रहते हैं उनकी त्वचा मोटी होती है, ताकि उन्हें सर्दी कम लगे, क्योंकि ठंडे प्रदेश में सर्दी अधिक रहती है। तो वहाँ के जीव जंतुओं को भी अपने शरीर को उनके अनुसार ढालना पड़ेगा। तो वहाँ जीव जंतुओं की त्वचा मोटी होती है। शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। दोस्तों, जो ठंडे प्रदेश के जीव जंतु होते हैं उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, जिन्हें वायुकोष होते हैं, जिससे उन्हें सर्दी कम लगती है। बहुत से जानवरों का रंग बर्फ जैसा होता है। दोस्तों, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवरों का अधिकतर जानवरों का रंग बर्फ के समान होता है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में बर्फ जमे रहती है। तो वहाँ के जानवरों का रंग भी बर्फ के समान होता है, ताकि वह शिकारियों से अपनी सुरक्षा कर सके, क्योंकि बर्फ का रंग सफ़ेद होता है और वह भी उनका भी रंग सफ़ेद होता है, इसलिए वह बर्फ में कम दिखे।
जैसे ध्रुवीय भालू, खरगोश, याक आदि। दोस्तों ध्रुवीय भालू, खरगोश, याक आदि ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीव जंतुओं के उदाहरण हैं। अब दोस्तों जल में रहने वाले जीव जंतुओं में अनुकूलन। जलीय जीवों का शरीर धारा रेखीय होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया है धारा रेखीय। धारा रेखीय किसे कहते हैं? मतलब जिनका शरीर आगे और पीछे से शंकु के समान होता है, तिकोना, और बीच में से मोटा होता है। तो जलीय जीवों में रहने वाले जीवों का शरीर धारा रेखीय होता है। जलीय जीवों के शरीर पर शल्क, पंख, गिल्स पाए जाते हैं। दोस्तों जो जलीय जीव होते हैं, जल में रहने वाले जीव होते हैं, उनके शरीर पर शल्क होते हैं, मतलब जो लाइनों के समान शल्क होते हैं, पंख होते हैं उनके, और गिल्स होते हैं जिससे वह श्वसन करते हैं। जैसे मछली, मेंढक। दोस्तों आपने कई मछलियां देखी होंगी तो उनका शरीर धारा रेखीय होता है, उनके शरीर पर पंख होते हैं, शल्क होते हैं, गिल्स होते हैं। तो ये जीव जल में रहने वाले जीव होते हैं, मतलब ये जलीय जीव होते हैं। अब दोस्तों घास के मैदान में रहने वाले जीवों में अनुकूलन। तो शेर का रंग घास के समान होता है ताकि शिकार को दिखाई न दे, इनकी आंखें सामने होती है। दोस्तों जो घास के मैदान में पाए जाने वाले शेर होते हैं उनका रंग वहाँ की घास के समान होता है ताकि जो कोई शिकारी आते हैं उनको वह दिखाई न दे, और इनकी आंखें सामने होती है। जैसे उसमें ऊपर पढ़ा था कि जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों का रंग भी बर्फ के जैसा होता है ताकि वह भी शिकारियों से अपनी रक्षा कर सके। हिरन के लंबे कान शिकारी को पता लगाने में सहायक है। यह बहुत तेज दौड़ता है तथा आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। दोस्तों जो हिरन होता है उसके लंबे लंबे कान होते हैं, तो जो शिकारी होते हैं उनके आने का पता उन्हें पहले ही चल जाता है, उनकी पैरों की आहट उन्हें पहले से ही सुनाई देती है। ये बहुत तेज दौड़ता है। दोस्तों जो हिरन होता है वह बहुत ही ज़्यादा तेज दौड़ता है और इसकी आंखें सिर के दोनों तरफ पाई जाती है। अब दोस्तों पहाड़ों पर पाए जाने वाले जीवों में अनुकूलन। पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अतः यहाँ पर पाए जाने वाले जीव उसी प्रकार अनुकूलित हो जाते हैं। दोस्तों पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए वहाँ पर पाए जाने वाले जीव उसी के प्रकार अनुकूलित हो जाते हैं, मतलब वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। अब दोस्तों नंबर 4 बिंदु, पौधों में अनुकूलन। जीवों के समान अलग अलग आवासों मतलब क्षेत्रों में पौधों में भी अलग अलग प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों हमने ऊपर नंबर 3 बिंदु में जीवों जंतुओं में अनुकूलन किस प्रकार होता है वह जान लिया। अब हम जो पौधे होते हैं उनमें भी कई अनुकूलन होते हैं, वह भी अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार ढालते हैं, तो उनमें किस प्रकार अनुकूलन पाए जाते हैं वह देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम 3 प्रकार के क्षेत्रों में पौधों में जो अनुकूलन होते हैं वह जानेंगे। नंबर 1 पे हम जानेंगे मरुस्थल में पाए जाने पौधों में अनुकूलन। नंबर 2 पे हम ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले पौधों में अनुकूलन, और नंबर 3 पे हम जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनमें अनुकूलन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनमें अनुकूलन किस प्रकार होता है वह जानेंगे। यहाँ के पौधों की पत्तियाँ छोटी या कम या अनुपस्थित होती है, जिससे नागफनी, ठंडा थोर, खेजड़ी आदि। दोस्तों जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ एकदम छोटी होती है या कम होती है या होती ही नहीं है, जैसे इसके उदाहरण है नागफनी, ठंडा थोर, खेजड़ी आदि। यहाँ पौधों की जड़ें लंबी होती है। दोस्तों जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ें गहराई तक जाती है। अब गहराई तक क्यों जाती है? क्योंकि दोस्तों मरुस्थल में जल की मात्रा कम होती है, इसलिए जो इनके पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वह जल को ढूंढती ढूंढती गहराई तक पहुंच जाती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। दोस्तों जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। अभी दोस्तों ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले पौधों में अनुकूलन। यहाँ पौधे शंकुनुमा होते हैं, अर्थात ऊपर से नुकीले और नीचे से चौड़े होते हैं। दोस्तों ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले पौधे होते हैं वह शंकुनुमा होते हैं, मतलब जो आइसक्रीम की जो नीचे की होती है शंकुनुमा मतलब टोपी के समान, तो उसके जैसे वहाँ के पेड़ होते हैं, ऊपर से नुकीले नीचे से चौड़े। यहाँ के पौधों की पत्तियाँ नुकीली होती है जिससे बर्फ या पानी पत्तियों पर ना रुक सके। दोस्तों यहाँ के पौधे शंकुनुमा होती है, जैसे ऊपर से नुकीले और नीचे से चौड़े, तो इनकी पत्तियाँ भी उनके समान ही होती है, ऊपर से नुकीली और नीचे से चौड़ी, ताकि जो बर्फ ठंडे प्रदेशों में बर्फ गिरती रहती है तो वहाँ पर जो बर्फ होती है या उसका पानी पत्तियों पर ना रुक सके, इसलिए वहाँ की पत्तियों नुकीली होती हैं। अब दोस्तों जल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों में अनुकूलन।
जलीय पौधे पानी में तैरते रहते हैं क्योंकि इनकी पत्तियां चौड़ी व कटी हुई होती है। दोस्तों, जो जलीय पौधे होते हैं वह पानी में तैरते रहते हैं, मतलब पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, और क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती है वह चौड़ी होती है और रबड़ के समान कटी हुई होती है। अब दोस्तों, जलीय पौधों के तने खोखले होते हैं। दोस्तों, जो जलीय पौधे होते हैं उनके तने खोखले होते हैं क्योंकि इनके बाहरी आवरण ही होता है, इनके अंदर से कुछ नहीं होता है। कुछ पौधे पानी के तल में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, जो जलीय पौधे होते हैं वह पानी के तल में भी पाए जाते हैं। कुछ पौधे पानी की सतह पर तैरते हैं और कुछ पानी के तल में पाए जाते हैं। जलीय अवशोषण में कम सहायक होती है बल्कि पौधे को स्थिर रखने में मदद करती है। दोस्तों, जो जलीय जो पौधे होती हैं उनकी जड़ें अवशोषण मतलब कोई भी पदार्थों का अवशोषण करने में कम सहायता करती है पौधे की, बल्कि जो पौधे की जो जड़ें होती है उसे पौधे को स्थिर रखने में उसकी मदद करती है। जलीय पौधे खारे पानी मतलब समुद्र व मीठे पानी झील के अनुसार अनुकूलित होते हैं। दोस्तों, जो जलीय पौधे होते हैं वह भी खारे पानी और मीठे पानी के अनुसार अनुकूलित होते हैं, जैसे जलकुंभी जो कि पानी की सतह पर तैरता है और कमल भी पानी की सतह पर तैरता है। दोस्तों, हमने आवास किसे कहते हैं, अनुकूलन किसे कहते हैं, जंतुओं में अनुकूलन व पौधों में अनुकूलन, ये चारों बिंदु जान लिए। अब हमारा जो लास्ट बिंदु है इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वह जान लेते हैं। नंबर 1 पे है पर्यानुकूलन, अल्प अवधि के लिए सजीवों के शरीर में होने वाले परिवर्तन। दोस्तों, जो पर्यानुकूलन होता है उसमें जो अल्प अवधि के सजीव होते हैं उनके शरीर में होने वाले परिवर्तन। अब वाष्पोत्सर्जन, सूर्य की रोशनी में पत्तियों से जल का भाप बनकर उड़ना। दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य किरणें होती है, वह पत्तियों तक पहुंचती है जिससे जल गर्म होकर भाप बन के उड़ जाता है। अब तीसरा है अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन लंबे समय बाद होते हैं। दोस्तों, जो अनुकूलन में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वह लंबे समय, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के बाद होते हैं। नंबर 4 पे है जो सजीव अपने आप को वातावरण के अनुकूलित कर लेता है वह जीवित रहता है, बाकी मर जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी थी कि अनुकूलन की, जो वे सजीव जो अपने आवासों में जीवित रहने के लिए अपने शरीर में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं जिन्हें ही हम अनुकूलन कहते हैं। तो दोस्तों, वो तो हो गए अनुकूलन की परिभाषा, पर कई सजीव ऐसे भी होते हैं जो अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, इसलिए वे मर जाते हैं। तो जो सजीव अपने आप को अपने वातावरण के अनुकूलित कर लेता है, मतलब जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, तो वह तो जिंदा रहता है, जीवित रहता है, बाकी मर जाते हैं जो अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कक्षा 6 के पार्ट 9 सजीव विशेषताएं आवास पार्ट 2 पढ़ा। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पार्ट 1 में बनाया था जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो दोस्तों, फिर से हम हमारे जो आज पठनीय बिंदु थे उन्हें फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे है आवास किसे कहते हैं, नंबर 2 पे है अनुकूलन किसे कहते हैं, नंबर 3 पे है जंतुओं में अनुकूलन, नंबर 4 पे है पौधों में अनुकूलन, और नंबर 5 पे है इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरे वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरे आज के वीडियो में से बहुत कुछ समझ आया होगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।